ये करंट का क्लास 12th ये करंट यूनिट का क्लास 12th के बच्चों लोगों के लिए एक वीडियो है जिसमें आप लोगों को कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में बताएंगे। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है वो नॉर्मली सभी बच्चे 10th से करते हैं, लेकिन उनका प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होता है? सेल्स का। जैसे हम कहना क्या चाहते हैं, जैसे यहाँ एक रेजिस्टेंस है, इस तरह से इसको जोड़ना तो 10 क्लास का बच्चा भी जानता है। ये रेजिस्टेंस है जिसको सीरीज़ में है आपका, और सीरीज़ का फॉर्मूला R1 + R2, ये थोड़ा सा इजी है और करंट में आप लोगों को ये चीज़ मालूम है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन हम लोग किसका करते हैं? रेजिस्टेंस का करते हैं, कैपेसिटर का भी किए हैं। तो कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है, तीन तरह का आप देखिए। एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है जो एक सिंगल वायर में या तो कैपेसिटर लगा हो या तो रेजिस्टेंस लगा हो, लेकिन आज जो हम करवाने जा रहे हैं सेल लगा रहेगा, सेल्स को लगाएंगे। जैसे आप रिमोट में पेंसिल बैटरी लगाते हैं ना, तो वो कॉम्बिनेशन है, दो सेल्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। बीपी नापने वाला जो मशीन होता है उसमें 4, 5, 6 सेल लगता है, तो वो कॉम्बिनेशन है। तो वो किस तरह का कॉम्बिनेशन? वो सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है? जब आपको ज़्यादा वोल्टेज बनाना है तो किस तरह का ज़्यादा, जैसे मान लो 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट का अगर आपने बैटरी लिया हुआ या सेल लिया हुआ है, उन सभी को कंबाइन करते हैं 3 ऐसा बैटरी, तो उसको 6 वोल्ट कैसे कॉम्बिनेशन करोगे कि वो 6 वोल्ट बन जाए, ठीक है। तो ये सब हम लोग आज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में आज मेन क्लासेस है। जिस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करते थे, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन करते थे, ठीक उसी तरह से हम लोग आज सेल का कॉम्बिनेशन करेंगे। कॉम्बिनेशन 3 इलेक्ट्रिकल सर्किट में कॉम्बिनेशन 3 तरह का होता है। एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या खास बात होता है कि ये देखो, इसमें जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है या कैपेसिटर भी लगा सकते थे या सेल भी लगा सकते थे, सिंगल वायर में ही लगा हुआ है, तो ये आपका क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में अलग अलग वायर में हर एक रेजिस्टेंस को अलग अलग वायर मिलता है। जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये है R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। अब इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। हर एक का अपना अलग अलग वायर है, हर एक रेजिस्टेंस। और भी बात बता देते हैं जो जूनियर सेक्शन का, क्लास 10 का, कि आपका जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसमें करंट सेम होता है। जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन करंट फ्लो सेम करता है और पोटेंशियल सबका अलग अलग होता है। ये सब जूनियर सेक्शन का बात है, छोटा छोटा बात बता दे रहे हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन जब आप करते हैं तो सबका पोटेंशियल सेम होता है। ये सब 10th क्लास में आप लोग जानते हैं। और यहाँ से निकलने वाला जो करंट है वो 3 भागों में बढ़ जाता है, I1 I2 + I3, ठीक है। क्लियर है? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, पोटेंशियल सभी रेजिस्टेंस का अलग अलग होता है। इसमें जस्ट उल्टा, इसमें आपका पोटेंशियल सेम होता है और करंट अलग अलग होता है। ये भी 10th के बच्चा जानता ही होगा कि घर का वायरिंग क्या है, हर एक स्विच, हर एक सॉकेट से कितना 220 वोल्टेज हमको मिलता है। तो वो कैसा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। क्लियर है? ये सब आप लोग समझ चुके होंगे। और एक चीज़ जान लो कि जब भी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हो तो रेजिस्टेंस कम से कम हो जाता है, रेजिस्टेंस कम से कम हो जाता है ना। रेजिस्टेंस आपको सर्किट में कम करना है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जाता है। इस बात को ध्यान देना, क्योंकि अगर सेल को आप सीरीज में जोड़ते हो, भले वोल्ट बढ़ जाता है, मान लो 3 सेल को जोड़ा, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, यहाँ पर सेल को आपने जोड़ा है, ठीक है। 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, भले आपका 6 वोल्ट हो गया है, लेकिन इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, अभी हमने आपको इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट को लगता है कि कैसा कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा, सीरीज़ या पैरेलल। सीरीज़ के भी अपने फ़ायदे हैं, पैरेलल के भी अपने फ़ायदे हैं। सीरीज़ में नुकसान क्या है? सीरीज़ में जब भी जोड़ा जाता है कोई चीज़ तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और पैरेलल में फ़ायदा क्या है कि आपका रेजिस्टेंस घट जाता है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आया होगा।
तो सबसे पहले सेल का कॉम्बिनेशन को सीखने से पहले एक रिलेशन आपको सीखना पड़ेगा जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये भी पोटेंशियल ही है, टर्मिनल पोटेंशियल ये भी पोटेंशियल ही है, इसका भी ऐसा यूनिट वोल्ट में ही मेज़र करोगे, इसको भी वोल्ट में ही मेज़र करोगे। और यहाँ पर एक नया टॉपिक मिल रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल लिखा हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कन्फ्यूज़न कहाँ होगा, आप देखो कि रेजिस्टेंस आप लोग तो अगर रेजिस्टेंस का बात करेंगे तो कभी कभी रेजिस्टेंस इस तरह से लिखा रहता है आर, कभी रेजिस्टेंस आपको रो करके लिखता है रो, और अब रेजिस्टेंस को टीचर लोग ऐसा स्मॉल आर करके लिखेगा। ये तीनों को कब यूज़ किया जाता है इसको समझो। इसका मतलब होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसका मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये भी तेरा इंटरनल रेजिस्टेंस ही है। तो सर अंतर क्या हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये तीनों में अंतर क्या हुआ इसको समझो। जैसे इंटरनल, यहाँ पर भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल लिख रहे हैं, ये सेल का है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, सेल का पढ़ाई हो रहा है और सेल का बारे में एक चीज़ जान लो, तुम नया बैटरी आज एक्साइड कंपनी का खरीद के भी लाया है तो उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ही होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस एक ऐसा चीज़ हो जो सेल के इनबिल्ट उसके अंदर रहता ही रहता है, और जैसे जैसे सेल पुराना होता है वो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, ठीक है। और उसी इंटरनल रेजिस्टेंस के चलते वो सेल ख़त्म होता है, ख़राब होता है, ठीक है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे जूनियर सेक्शन में ये बोला जाता है ना, फ्रिक्शन को आप ख़त्म नहीं कर सकते हो, ठीक इसी तरह से सेल में कोई भी कंपनी का आप ले लो, कितना भी अच्छा ब्रांड का आप बैटरा ले लो, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस जैसे जैसे समय गुजरता है वो और बढ़ता जाता है, और वहाँ पर इससे बनने वाला पोटेंशियल, आपका जो मेन पोटेंशियल है उसको ड्रॉप कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर किस संदर्भ में बोला जा रहा है, सेल का। सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस, कोई भी नया सेल लोगे उसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस पाया जाएगा, वो आर है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टर के संदर्भ में, कॉपर का तार ले लिए आप, एल्युमिनियम का तार ले लिए, तो इसके अंदर जो रेजिस्ट करता है कि हम अपने अंदर से करंट को फ्लो ना करने दें, अंदर की बात कर रहे हैं भाई, तो उसे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं अंदर, ठीक है। मटेरियल पर वो डिपेंड करता है। और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सर्किट में आप एक बल्ब भी लगाते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहलाता है। लोड, जैसे फैन चल रहा है वो भी रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 3 लेटर है, आर, रो, स्मॉल आर। स्मॉल आर पर आज हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ये सेल का पढ़ाई है, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्यों लिखा हुआ है आपको समझ में आ गया होगा, इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल किसे कहते हैं और ईएमएफ किसे कहते हैं। इसको समझाने के लिए हम एक छोटा सा सर्किट डायग्राम कर रहे हैं। जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पर एक बल्ब लगाए, ठीक है, बल्ब लगाए, और यहाँ इसको जलाने के लिए एक सेल भी ले लिए, एक स्विच ले लिए और एक सर्किट दे दिए। एक स्विच लिए हुए हैं और स्विच को हम ऑफ किए हुए हैं। अगर कहें तो सेल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, नो यूज़ ऑफ सेल, सेल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब I = 0, हम करंट नहीं निकाल रहे हैं, बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। इस समय अगर आप वोल्ट मीटर लगाते हो, वोल्ट मीटर वोल्टेज को जो नापता है, इन दोनों टर्मिनल में टच करके इसका जो रीडिंग लेगा, रीडिंग आएगा, मान लो वो 12 वोल्ट आता है, 12 वोल्ट आता है, ये भी पोटेंशियल, इसको बाबू ईएमएफ बोलोगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलोगे, ईएमएफ बोलोगे, ठीक है। ईएमएफ किसे बोला जाता है, जब आप सेल का यूज़ नहीं करते हो उस समय का जो रीडिंग आपको मिलता है उसे हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। मैक्सिमम पोटेंशियल है ये आपका। जैसे आप किसी दुकान में जाते हो, बोलते हो कि 12 वोल्ट का हमको बैटरी
देना, उसके लिए आप पे करते हो और 12 वोल्ट का बैटरी को ले आते हो। तो जब 12 वोल्ट का बैटरी वो पैकेट से निकाल करके, तो आपको मन है कि हम इसको टेस्ट करना चाहते हैं कि ये 12 वोल्ट का है कि 9 वोल्ट का है। तो जब आप उसको वोल्ट मीटर लगा करके चेक करोगे वो 12 वोल्ट शो कर रहा है। तो उस समय का जो रीडिंग आ रहा है, अभी आपने सेल को यूज़ नहीं किया, उससे कोई बल्ब नहीं जलाया, उससे कोई फैन नहीं चलाया, आप सिर्फ उसका टेस्ट कर रहे हो कि इसके अंदर पोटेंशियल कितना है, इसके अंदर ईएमएफ कितना है। तो उसे उस सिचुएशन में उस रीडिंग को हम लोग ईएमएफ कहते हैं। नेक्स्ट फिगर यही है आपका। इसमें चेंजिंग क्या करेंगे, ये बल्ब को स्विच ऑन कर दिए हैं जिसके वजह से ग्लो कर रहा है, ठीक है, ये सेल हो गया और ये स्विच ऑन हो गया, ऑन हो गया। ऑन करते ही यहाँ करंट जाएगा और इससे मिलेगा और बल्ब ऑन हो जाएगा, ठीक है। फिर वोल्ट मीटर लगा करके आप चेक करना, ये जो रीडिंग आएगा, ये रीडिंग को इस बार ईएमएफ बोलने का गलती नहीं करना, ईएमएफ नहीं होगा, वो होगा टर्मिनल पोटेंशियल। वो क्या कहलाएगा, टर्मिनल पोटेंशियल, जो कि V से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको V से। तो जब आप सेल को यूज़ कर रहे हो, बल्ब जला रहे हो, उस समय जब रीडिंग ले रहे हो, उस समय का जो रीडिंग आ रहा है वैल्यू को, उसको आप टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हो। ये तो बात रहा, ठीक है। एक मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से हिट कर सकता है कि आपका टर्मिनल पोटेंशियल ज़्यादा होता है या ईएमएफ ज़्यादा होता है। इस दोनों केस में अगर एक सिंपल सा सवाल पूछें कि ईएमएफ ज़्यादा होगा कि टर्मिनल पोटेंशियल ज़्यादा हो, आपका आंसर होगा कि जब आप सेल का यूज़ करते हैं ऑलवेज ईएमएफ, ऑलवेज बोलना अभी सही नहीं है, इस सिचुएशन में आपका ईएमएफ ज़्यादा है, टर्मिनल पोटेंशियल कम है। क्यों कम है, क्यों कम है? इस कहानी को ऐसे भी आप समझ सकते हो जैसे आपने 12 वोल्ट का बैटरी लाया, ठीक है, उसको फिट किया, बल्ब जैसे ही जलाया और फिर रीडिंग किया तो आपको वही 9 वोल्ट शो कर रहा है। क्या दुकानदार आपसे चीटिंग किया है? यहाँ पर चीट हुए हैं आप कहीं तो 12 वोल्ट का पैसा दे करके 9 वोल्ट वाला बैटरी तो उठा करके नहीं ले आए? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है, आप दुकानदार से लड़ नहीं सकते हैं। अगेन अगर आप खोल करके बैटरी को ले जाइएगा और फिर वोल्ट मीटर से दुकानदार नापेगा तो वहाँ पर फिर 12 वोल्ट ही आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम उसका यूज़ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल गायब हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। इसके पीछे का रीज़न है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, हम लोग जानते हैं कि सेल के अंदर एक रेजिस्टेंस पाया जाता है और कैसा भी सेल हो, कितना भी ब्रांड का सेल हो, ये इंटरनल रेजिस्टेंस आपका होगा ही होगा। इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ करता है, होता ही है, ठीक है। और जैसे जैसे सेल पुराना होता जाता है ये इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई सर? ये बड़ा बात इस संदर्भ में होगा, जैसे ही आप ओम्स लॉ पर थोड़ा ध्यान दो। ओम्स लॉ पर, ओम्स लॉ क्या कहते हैं? V = RI, बच्चा लोग इसको पढ़ता है, लेकिन हम इसको इस नज़रिए से देखते हैं कि V = RI ओम्स लॉ है। लेकिन ओम्स लॉ क्या कहते हैं, इसको कभी समझो कि ओम्स कहते हैं कि रेजिस्टेंस को कहीं से भी अगर करंट मिल जाता है, रेजिस्टेंस को कहीं भी करंट मिल जाता है तो वो एक पोटेंशियल बनाता है। वो क्या बनाता है? वोल्टेज बनाता है। R × I वो क्या बना देता है? उसका प्रोडक्ट क्या होता है? पोटेंशियल होता है भाई, ठीक है। इस सिचुएशन में जब आपने स्विच को ऑन नहीं किया था तो करंट नहीं मिल रहा था, करंट तो जा ही नहीं रहा था, करंट जीरो था। लेकिन जैसे ही आपने इसको ऑन किया, इसको करंट मिला, ठीक है। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और इसको भी करंट मिला। तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल बना है बच्चा लोग? 2 पोटेंशियल बना है, ठीक है। मेन ईएमएफ यहाँ पर E है, ठीक है। ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है और एक इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का है। इस सिचुएशन में एक चीज़ कमी था, करंट नहीं था, और इसमें करंट है। करंट है तो ये दोनों मिलकर के वोल्टेज बनाएगा।
और यहाँ पर भी करंट है तो ये भी वोल्टेज बनाएगा। तो ई का दो पार्ट में वोल्टेज बना है आपका। क्लियर है? इसको हम थोड़ा साफ करके दिखलाते हैं। अब इसी सर्किट को हम ऐसा बनाएंगे, या बुक में आपको ऐसा मिल सकता है। एक रेजिस्टेंस ले लिया गया है, एक सेल ले लिए हैं, एक स्विच भी लगा दिए हैं, इसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये तेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो यहाँ पर बल्ब है। आपने स्विच को ऑन किया, ऑन करने से यहाँ करंट मिला, ये करंट यहाँ को गया, जितना करंट गया उतना वापस। एक सिंपल सा सर्किट है। और इस टर्मिनल को ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ यहाँ पर जो भी 12 वोल्ट है वो पोटेंशियल कहाँ गया, कहाँ यूज़ हुआ है, तो इसका दो यूज़ हुआ, एक तो ये यूज़ हुआ है और एक ये यूज़ हुआ है। मतलब एक आर आई यूज़ हुआ है और एक स्मॉल आर आई यूज़ हुआ है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? आशा करते कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको जो हम बल्ब जलाने के लिए, मेरा इच्छा क्या था, ये बल्ब इस लोड को चलाने के लिए हमको यूज़ करना था। इसी को बाबू टर्मिनल पोटेंशियल बोलते हैं। E = V प्लस आर आई। अगर इसको सॉल्व करके देखोगे, मतलब V टर्मिनल पोटेंशियल का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, E - आर आई। ये रिलेशन होता है। रिलेशन भी प्रूव हो गया। तो एक टॉपिक लिखा हुआ, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल, ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल एंड इंटरनल। तो ये रिलेशन आपका प्रूव होता है। ये टर्मिनल पोटेंशियल ई है और यहाँ पर जो बात हम बोल रहे थे कि ईएमएफ हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल से बड़ा होता है, ये शो कर रहा है। अगर ईएमएफ का फार्मूला निकाल के देखोगे तो यहाँ पर देखो प्लस आ रहा है, ठीक है। और टर्मिनल पोटेंशियल का यहाँ पर देख रहे हो तो ये वाला पोटेंशियल इसको खा जा रहा है, मतलब कुछ ड्रॉप कर रहा है। तो टर्मिनल पोटेंशियल ये है। तो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल में ईएमएफ ऑलवेज ग्रेटर। ये ऑलवेज वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक कंडीशन में, नोट करके इस बात को याद रखोगे कि जब आप सेल को चार्ज करते हो, इन केस ऑफ चार्जिंग दिस सेल, इन केस ऑफ चार्जिंग दी सेल को जब आप चार्ज करते हो तो ये फार्मूला E + IR हो जाता है। E + IR होता है। तो 1 मार्क्स क्वेश्चन में याद रखना, अगर चार्जिंग लिखा हुआ है तो टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ में बोला जाएगा तो आप बोलोगे टर्मिनल पोटेंशियल ज़्यादा है। जब सेल को चार्ज कर रहे हो, आज पूरा क्लास सेल पर ही है, तो सेल को जब आप चार्ज करते हो तो फार्मूला E + IR होता है। जब सेल का यूज़ करते हो तो E - RI होता है। ये जो पार्ट है, इसी पार्ट की वजह से आपका 3 वोल्ट खा जा रहा था। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो बन रहा था सेल, ये मेन पोटेंशियल ईएमएफ से कुछ घट जा रहा था, जिसके वजह से आपका 9 वोल्ट आ रहा था। सर इसका कुछ उपाय है जो इसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये तो नुकसान का खेला है? कोई उपाय नहीं है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को आप मेंटेन कर सकते हैं सर्विसिंग करवा के। टाइमली बैटरा जो लिए हुए है उसको टाइमली आप सर्विसिंग करो, उसको सूखा नहीं रहने दो, उसका मेंटेनेंस करो, तब जा कर के ये कंट्रोल। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आएगा नहीं तो वो बैटरा ख़राब ही नहीं होगा और हमेशा बैकअप उतना ही देगा। लेकिन आप देखते हो कि जो भी बैटरा लिया अभी 5 घंटा जो दे रहा है, अगले साल वो 4 घंटा में होता है और उसके अगले साल 2 ही घंटा होता है। और एक समय ऐसा आता है 3-4 साल के बाद कि जैसे ही ऑन करते हो आवाज़ कर जाता है, ठीक है। तो उसके पीछे का रीज़न, उसमें खराबी क्या है, इसमें ये खराबी है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब हमको लगता है आपको तीनों सौ वर्ड समझ में आ गया होगा। ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल, ये मेन चीज़ जो हमको मिलता है, ये तो हम खरीद के लाए। 12 वोल्ट मिला, 9 वोल्ट कहाँ गया, 3 वोल्ट। 3 वोल्ट ये खाया, किसके वजह से खाया? सेल के वजह से खाया, ठीक है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? तो कभी भी हम सेल का इस तरह का सर्किट को यूज़ करेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस अपने मन से एकदम सेल लगा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर ये है तब आप फार्मूला ये लिखिएगा, V = E - IR या RI, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक?
तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग वर्ड कौन सा है, जिसका नाम है टर्मिनल EMF, मतलब सॉरी, इसका सबसे इंटरेस्टिंग वर्ड जो है हमको तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल ही लगता। कहीं वो निकालने दे दिया जाए तो, जैसे फाइंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको स्मॉल r बोल रहे हैं, तो वो कितना होगा। बहुत आसानी से यहाँ से निकाला जा सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं V इक्वल टू E माइनस आई आर है। ठीक है, आई आर को इधर ले आओ तो E माइनस भी, R इक्वल टू E माइनस भी बाई आई। ओम्स लॉ का यूज़ करोगे तो V इक्वल टू आर आई। ठीक है, तो I इक्वल टू V बाई आर, तो R इक्वल टू E माइनस V बाई आर, R इक्वल टू E V बाई V आर। ये इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का नेक्स्ट फार्मूला है। ये दो फार्मूला आपको याद रखना है। कौन सा दो फार्मूला याद रखना है? आपको एक याद रखना है E इक्वल टू माइनस आई आर, रिलेशन है टर्मिनल पोटेंशियल EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में। दूसरा, ये कब, जब सेल का यूज़ करोगे, व्हेन सेल यूज़, और जब सेल का यूज़ चार्ज करोगे, चार्जिंग दी सेल, तो V इक्वल टू E प्लस आई आर। और इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, E माइनस V बाई V इक्वल टू। बच्चे लोग इसको याद रखो, ये जो क्लास में आज है इसको याद करके बैठो, तभी ये क्लास आपको समझ में आएगा। ठीक, अगला जो टॉपिक है हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स नॉट रेजिस्टेंस सेल्स का है। इसमें आपको दोनों मिलेगा, रेजिस्टेंस भी मिल ही जाएगा क्योंकि सेल में तो रेजिस्टेंस रहता ही है। तो पहला कैसा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज सिखलाएंगे, उसके बाद पैरेलल सिखलाएंगे, उसके बाद मिक्स्ड सिखलाएंगे जिसमें पैरेलल और सीरीज दोनों होगा। तो पहला जो है आपका सीरीज़, तो सीरीज़ में हम क्या करते हैं, कुछ सेल ले लेते हैं, जैसे एक सेल ले लिए, दो सेल ले लिए, तीन सेल ले लिए। ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, इसका E1 है, E2 है, E3 है, तीन सेल लगा हुआ है। इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3। ठीक है, इसको सिंगल सेल बना दो। क्या करो, इसको सिंगल सेल आप बना दो। सिंगल सेल कैसे बनाओगे, देखो इसका तो एक ट्रिक से ले लो फॉर्मूला, ज़्यादा अगर दिमाग नहीं लगाना है, इसका प्रूफ ग्रुप पर ध्यान नहीं देना, तो इसका कभी भी इक्विवेलेंट करना है तो इसका फार्मूला E1 प्लस E2 प्लस E3 हो जाएगा। और ये चूँकि ये सीरीज़ है और सीरीज़ का आपने पढ़ के बैठा हुआ है, फार्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, बस बन गया। लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज कब होगा ये भी बता देते हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज कब होगा सीरीज़ में, कि मान लीजिए एक सेल, ये तेरा, अब देखो एक सेल, दो सेल, तीन सेल ऐसा दिया, पलट के लगा दिया है। तो E1, E2, E3 यहाँ रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये तेरा R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, ये तुम्हारा A है, ये तुम्हारा B है। अब यहाँ पर आपको सेल को कंबाइन करना है, तो अगेन आप वही फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, E1 प्लस E2 माइनस E3। क्या कीजिएगा, माइनस E3, उल्टा लगाओ। अब इसका साइन कन्वेंशन को कैसे याद रखना है, साइन कन्वेंशन की कौन प्लस होगा, तो करंट का डायरेक्शन से,
विद द हेल्प ऑफ करंट डायरेक्शन। जैसे कैसे हम बता रहे हैं, जैसे यहाँ से बैटरी तुम लोग इतना जानते हो कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, तो इसका करंट इधर से निकलेगा, इसका भी करंट इधर से निकलेगा, इसका भी करंट इधर से, तो सबका डायरेक्शन एक है, इसलिए हमने प्लस किया। लेकिन इस केस में एक का डायरेक्शन इधर है, दूसरा का भी डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन, तो ये उल्टा जा रहा है, ठीक है ना, तो ये दोनों प्लस होगा और ये उसमें से घट जाएगा। लेकिन और एक चीज़ है, जैसे कॉम्बाइन करोगे ना, जैसे इसको कॉम्बाइन कर दिया, तो कॉम्बाइन कर दिया तो एक सेल बन गया ना, ये एक सेल बन गया। जैसे E इक्विवेलेंट कितना लिखोगे, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 लिखा। अच्छा, R इक्विवेलेंट कितना आया सर इसका इंटरनल, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 किया। ऐसे अगर डॉट डॉट है, अच्छा वो वाला बाद में बता देंगे, तो ये आप सिंगल सेल में आपने बना लिया, ये आपका A और ये B। ठीक इसी तरह से इसका जो लिखोगे तो इसको भी सिंगल सेल बनाओगे, बन चुका है A और B, और यहाँ E इक्विवेलेंट की जगह पर E1 प्लस E2 माइनस E3, R इक्विवेलेंट के जगह पर R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन ये गलत हो सकता है। कब गलत होगा, जैसे हम लोग जूनियर सेक्शन में क्या करते थे, प्लस 100 माइनस 80 किसका साइन लेता था, प्लस 20, माइनस 100 प्लस 80, अब किसका साइन होगा, जो ज़्यादा होता था उसी का साइन चलता था, माइनस 20। ठीक इसी तरह से सेल में भी ध्यान देना। मान लो ये 5 वोल्ट है, ये तेरा 10 वोल्ट है, ये तेरा 20 वोल्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर तो सॉल्व करके कितना आएगा, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, माइनस 20 वोल्ट, माइनस 5 वोल्ट, तो ये कॉम्बिनेशन आपका गलत हो गया। आपको पलट करके सेल लगाना है ऐसे वाला, क्योंकि ये जीता ना, तो इस तरह का सेल लगेगा। ये तेरा A होगा, ये तेरा B होगा, और ये तेरा 5 वोल्ट होगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस आप में उसमें प्लस माइनस नहीं देखा जाता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 जो रहेगा जोड़ देने का। एक छोटा सा चीज़ था, सीख गया। लेकिन यहाँ पर ये बात भी आपको आता नहीं है, लेकिन अगर ये बोल दिया जाए कि ये फार्मूला बना कहाँ से, E1 प्लस, जैसे हम तो रेजिस्टेंस को भी प्रूव किए थे, तो वहाँ पर प्रूफ था, फिजिक्स में प्रूफ मांगता है ना, तो इसका प्रूफ कहाँ है, E1 प्लस E2 प्लस E3, इसका प्रूफ कहाँ से ये फार्मूला आ गया, तो इसका अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये फार्मूला सही है, हम इसका प्रूफ दिखलाने जा रहे हैं। बहुत इजी प्रूफ होगा, कुछ वैसा नहीं है। जैसे मान लो आप सेल जोड़ रहे हो, ठीक है, E1 हो गया, E2 हो गया, E3 हो गया, ये तुम्हारा R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया। सिलेबस में है, आता नहीं है इसका प्रूफ। अब देखो ये कॉम्बिनेशन कैसा है, सिंपल पकड़ लोगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में बाबू क्या होता है, सेम सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, पोटेंशियल अलग अलग होता है। V1 होगा, ये वाला V2 होगा, ये तुम्हारा V3 होगा। तो V1 कितना लिखोगे, अभी तो रिलेशन लिखना सिखाए हैं, V1 इक्वल टू E1 माइनस IR1। सर I लिखे, I1 लिखे, नहीं, करंट तो सेम होगा ना, तो E1 माइनस IR1, V2 इक्वल टू E2 माइनस IR2, और V3 इक्वल टू E3 माइनस R3, ठीक है। इन सभी को अगर आप कॉम्बाइन करते हो, ठीक है ना, जोड़ते हो, तो यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल को V मान लो, V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3 को जोड़ करके हमको मान लो V मिला है, और इधर E1 प्लस E2 प्लस E3, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लोगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये मिलेगा आपको। अगर इसको मेन इक्वेशन E माइनस IR से इक्वेट करोगे तो E इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट, तो इसका इक्विवेलेंट ये है, इसका इक्विवेलेंट बाबू क्या आ रहा है, E इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, E इक्विवेलेंट आ रहा है E1 प्लस E2 प्लस E3, और R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है बाबू, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, जो इसका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा।
नेक्स्ट टॉपिक जो कॉम्बिनेशन हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सेल को हम इस तरह से पैरेलली जोड़ रहे हैं। ये तेरा ए पॉइंट हो गया, ये तेरा बी पॉइंट हो गया, ये तेरा E1 हो गया, ये E2 हो गया, ये E3 हो गया, ठीक है। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज कर लो सेल का R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, ठीक है। अब इसको सिंगल सेल बना देना है, तो सिंगल सेल पहले ट्रिक से देख लो, डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो। ई इक्विवेलेंट करने का यहाँ पर फार्मूला आ पाएगा E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, डिवाइड करते चला जाना है, ठीक है। और उसके बाद 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। आंसर आ गया। ये फार्मूला को यूज करोगे आपका आंसर है। इसके बाद आप एक सिंगल सेल बना सकते हो। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और यहाँ का इक्विवेलेंट इस सेल का क्या है, यहाँ से निकल जाएगा। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट कितना निकले, पैरेलल है, तो पैरेलल का फार्मूला हम लोग जानते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। क्लियर है। इस तरह से आप निकाल सकते हो आर इक्विवेलेंट। ईजी है, लेकिन फिर वही मुद्दा वाली बात आती है कि अच्छा इसमें भी आपका कंफ्यूजन होगा। मान लो ये सेल को पलट करके लगा दिया, ये सेल को पलट करके लगा दे, जैसे यहीं पर इस सेल को निगेटिव दे दे और इधर दे दे, तो अभी इस फार्मूला में क्या चेंजिंग होगा, बस इस फार्मूला में यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बाकी आपका आंसर वही रहेगा, तो ये चेंज होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भी कॉम्बाइन कर सकते हैं, सिंगल सेल बना सकते हैं। हाँ, अगर तुम्हारा E3 ज़्यादा रहा, अगेन अगर E3 E1 से प्लस E2 से ये ही ज़्यादा है, E3 ज़्यादा है, तो फाइनली जो कॉम्बाइन कर रहे हो तो ये वाला साइन चलेगा। अगर ये ज़्यादा है E1 प्लस E2, तब टर्मिनल को ऐसे जोड़ोगे, ठीक है, ए बी, डाटा वही रहेगा। क्लियर है। लेकिन अब इसका है कि ये प्रूव करके कि ये आया कहाँ से फार्मूला, क्या ये फार्मूला सही है, तो उसको हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। ये फार्मूला अभी हम प्रूव करने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो इसका प्रूफ देखो, बहुत इजी है, पैरेलल है। पैरेलल में क्या सेम रहता है, सबका पोटेंशियल सेम है, सब भी है, सबका भी है, टर्मिनल पोटेंशियल सबका सेम ही आएगा, ठीक है। हाँ, अलग क्या होगा, अलग आपका I1 होगा, इधर से I2 होगा, इधर से I3 होगा, इधर से आपका I3 होगा। तो बाबू I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो सर V इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, E1। अभी इसका फॉर्मूला जो इम्पोर्टेंट है, जो रिलेशन है इसका I तो I1 R1, V इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, और V इक्वल टू E3 माइनस I2 R3 हो जाएगा। I1 का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो और करके। तो सपोज कर लो इसको इधर ले गए, I1 R1 और E1 माइनस V इधर आ गया। R1 इक्वल टू कितना, I1 इक्वल टू कितना आ गया, I1 E1 माइनस V बाई R1, ये आया। ठीक इसी तरह से I2 कितना आएगा, E2 माइनस V बाई R2। ठीक इसी तरह से I3 कितना आएगा, E3 माइनस V बाई R3। ये सभी वैल्यू को इसमें पुट कर दो। I इक्वल टू E1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 माइनस V बाई R2, E3 माइनस V बाई R3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। I इक्वल टू अलग अलग करके लिख सकते हो, E1 R1 V R1 प्लस E2 R2 माइनस V R2, E3 R3 माइनस V
E3, ठीक है, थोड़ा सजा लीजिए। तो I इक्वल टू E1 R1 प्लस E2 R2 E3 R3, और यहाँ पर बच्चा V कॉमन आ जाएगा, आपका V कॉमन आ जाएगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यहाँ तक हो गया। V को लाना है, V को अकेले करना, V को इधर ले जा रहे हैं। V इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल टू यहाँ पर तो तुम्हारा E1 R1 प्लस E2 R2 प्लस E3 R3 माइनस I। अब यहाँ पर बाबू डिवाइड करके ला जाए, ये तो गुना में है ना, तो ये पूरा पोर्शन डिवाइड में आ जाएगा। तो V इक्वल टू E1 R1 प्लस E2 R2 प्लस E3 R3 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इक्विवेलेंट आ चुका है। और यहाँ पर माइनस I और R के जगह पर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अगर फिर इसको E इक्विवेलेंट माइनस आई R से जोड़ोगे R इक्विवेलेंट, तो इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, तो E इक्विवेलेंट का वही जो हमने आपको डायरेक्ट फार्मूला लिख करके दिखाया था, E1 R1 प्लस E2 R2 प्लस E3 R3 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और R इक्विवेलेंट क्या मिलेगा, R इक्विवेलेंट के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आप लोग जानते ही हो। 1/ ये लिखोगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलिए ख़त्म हो गया। तो इस तरह से आप सीरीज के सेल को पैरेलल में अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, इसको सिंगल सेल बनाने का या इक्विवेलेंट करने का आपने टेक्निक को सीखा। इतना डेरिवेशन करने का ज़रूरत नहीं है। पैरेलल का जो फार्मूला आता है आपको याद रखना है, सीरीज का फार्मूला आता है आपको याद रखना है। टर्मिनल अगर उल्टा जुड़ा हुआ है तो उस समय क्या करना है, सब छोटा छोटा बात बताए हैं, उसको याद रखिएगा। लेकिन मेन मुद्दा है, सवाल क्या पूछा जाएगा, क्या यह प्रूफ नहीं पूछा जाता है। इस पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपने सीरीज़ में सेल को जोड़ दिया, ठीक है, अभी हम जोड़ करके दिखाएंगे, और एक बल्ब लगा देंगे या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वहाँ लगेगा, हम यूज़ करेंगे। हम इतने सारे सेल को जोड़ करके एक सिंगल इसका एक यूज़ करेंगे। जैसे कहना क्या चाहते हैं, जैसे हमने 3 सेल लिया है, पैरेलली कनेक्ट किया है, तो इस बार हम यहाँ पर एक बल्ब लगा देंगे, ठीक है, और इसको ग्लो करेंगे, ऑन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लो करेंगे, तीनों को सेट किए हैं बल्ब को, या यहाँ पर इस तरह से बुक में दिया रहे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो मेरा डिमांड क्या होगा, मेरे लिए अच्छा, अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो अगर आपने सेल ऐसे जोड़ा है तो मेरा टारगेट यही होगा कि इससे निकलने वाला जो करंट है I1 प्लस I2 प्लस I3, ये जो निकलने वाला करंट है वो मैक्सिमम निकले। क्या करंट हमारा I मैक्स हो। तो सवाल यहाँ से पूछा जाएगा कि आप पैरेलली सर्किट को जोड़े हुए हैं, सेल को जोड़े हुए हैं और सीरीज़ में सेल को जोड़े हुए हैं, मैक्सिमम करंट कैसे ले सकते हो, ये सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो सवाल एक है, आई मैक्स पर सवाल पूछा जाता है। एक बार सीरीज़ में दिखलाएंगे, जब सीरीज़ में सेल जुड़ा हुआ है तो मैक्सिमम करंट कैसे होता है।
फिर एक बार पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो मैक्सिमम करंट कैसे है, क्या कंडीशन है, कंडीशन के बारे में पूछा जाएगा। और एक बार मिक्स्ड ग्रुप का दिखलाएंगे जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों हैं, तो उसका मैक्सिमम करंट कैसे ले सकते हो। ओके, एक एक करके इसको करते हैं।